बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 9। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में भी हमने आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था और आज भी हम आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे हैं। सर जी, जब आपने हमें 11वीं में ये पढ़ा दिया तो अब 12वीं में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि 11वीं में इसका एक हिस्सा पढ़ाया गया था और 12वीं में अब दूसरा हिस्सा पढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे बेटे, सबसे पहले तो हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है डेफिनेशन में, वो कोई हर्ज नहीं होती। अगर आपने फर्स्ट ईयर वाली डेफिनेशन तैयार की हुई है तो वही खड़का दें, कोई मसला नहीं है। देखें, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स बेसिकली जो है दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा मगर स्ट्रक्चरल फार्मूला या प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। हमारी बुक वाले ने जो डेफिनेशन लिखी है वो ये लिखी है कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। उसने ये नहीं लिखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, नहीं, उसने कहा है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो वो स्ट्रक्चर वाली बात भी लगा सकते हैं मगर बुक वाले ने नहीं लगाई, कोई मसला नहीं है, ना लगाओ। आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन, इस फिनोमिनन को जिसमें ये आइसोमर बनते हैं उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया जी सर। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। याद रखें कि आइसोमेरिज्म की दो मेन किस्में हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और दूसरी स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे आइसोमर विच आर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब एक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप्स या एटम इर्द गिर्द लगे हुए हैं उनकी जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट अगर हो जाए, यानी पहले OH कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ था, फिर OH कार्बन नंबर 3 पे अगर लग जाए तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से जो अराइज होते हैं आइसोमर्स, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। और यही हमने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाए भी हैं। दूसरी टाइप है स्टीरियो आइसो। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? दे हैव सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूएंट को एक कार्बन से उतार के दूसरे कार्बन पे लगा दें तो फिर वो एक और आइसोमर बन जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो है डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होती है। स्पेशल अरेंजमेंट से ये मुराद है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं उनकी तरतीब बदल जाती है, या तो आइडेंटिकल ग्रुप्स इकट्ठे रहते हैं या अपोजिट रहते हैं, हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, ये सवाल पेपर में दो तरीकों से पूछेगा, या वो पूछेगा टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमर, तो आप लिखेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरी स्टीरियो आइसोमर्स और ये दोनों डेफिनेशन है। या वो आपसे पूछेगा राइट डाउन द टू मेन फीचर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू टू मेन फीचर्स। और दो मेन फीचर्स कौन से हैं? एक ये वाला फीचर है, एक ये वाला फीचर है, यानी इधर से लेकर इधर तक लिख देंगे, इधर से लेकर इधर तक लिख देंगे। और मेरा आपको मशवरा है, टॉपिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं आप टेक्स्ट बुक से करें। मेरे नोट्स थोड़े शॉर्ट हैं अब, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा नहीं जा सकता बोर्ड पे, इसीलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने आइडिया दे दिया। अच्छा, उसके बाद चलता हूँ मैं किताब के ऊपर। मेरे पास ये किताब है ना, आपके पास भी ज़ाहिर सी बात है आ गई है, होगी है। 48 पेज के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई है, इसको आप देख लें। आइसोमर दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो का मैंने आपको बता दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं इनका दूसरा नाम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, और इनकी ये मेन 5 टाइप्स हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, टाटोमर, ये पढ़ा दिया। उसके बाद है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की भी मेन दो किस्में हैं, एक है कन्फिगरेशनल आइसोमर, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे? यस और नो का डिफरेंस है। हम MSc में पढ़ते थे तो हमारे एक उस्ताद हमें पढ़ाते थे, वो कोई लेक्चर में जो है 70 बार कहते थे यस और नो, यस और नो, यस और नो, या फिर पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। मैंने अपनी क्लास फेलो को कहा तुम एक काम करो, फ्रेंड थी,
तुम एक काम करो, तुम आज गिनो कि सर लेक्चर में यस और नो कितनी बार कहते हैं, और मैं काउंट करूंगा कि पॉइंट क्लियर कितनी बार कहते हैं। 1 घंटे का लेसन था, उन्होंने कोई 70 बार यस और नो कहा, कोई 60 से 65 बार उन्होंने पॉइंट क्लियर कहा। इधर भी वही यस और नो का रोला है। वो लिखता है इंटर कन्वर्टिबल जस्ट ड्यू टू रोटेशन विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड। देखें, अगर तो ऐसे आइसोमर जो बांड टूटे बगैर सिर्फ ग्रुप की रोटेशन से एक दूसरे में तब्दील हो जाएं, यानी एक आइसोमर दूसरे में तब्दील हो जाए, तो आप उन्हें कन्फर्मेशनल आइसोमर कहेंगे, क्योंकि यस लिखा हुआ है उसके साथ। और अगर जो है बांड टूटे बगैर सिर्फ रोटेशन से, ग्रुप की रोटेशन से एक आइसोमर दूसरे में तब्दील ना हो, तो फिर वो कौन से आइसोमर्स होंगे? कन्फिगरेशनल आइसोमर होंगे। बस यही बात है। तो कन्फिगरेशनल आइसोमर की फिर आगे 2 किस्में हैं, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये तो हमने पहले भी पढ़े हैं पिछले चैप्टर में। ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं, यही हमारे इस सेकेंड ईयर के कोर्स में हैं। तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है आगे 2 हिस्सों में फिर डिवाइड हो गया, इनेंशियोमर या डायास्टीरियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे तो वो इनेंशियोमर कहलाएंगे, यस लिखा हुआ है। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज तो होंगे मगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, मतलब सुपर इम्पोजेबल होंगे, तो उन्हें आप कहेंगे डायास्टीरियोमर। ठीक है सर, ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो ये सारा पेपर में कभी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो बस ये समझने के लिए है, एंट्री टेस्ट के लिए। तो हाँ, इसमें आपसे कभी पूछ सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो हैं उनके नाम लिखें, कौन सी टाइप्स हैं या इसकी कितनी टाइप्स हैं, बस कभी कभार। तो आप इसको देख लें, तैयारी कर लें तो अच्छी बात है। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम होती है, मगर ओरिएंटेशन या तरतीब यानी डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट वो होती है। यानी ग्रुप्स जो हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो हैं, उनकी तरतीब बदल जाती है। जो ग्रुप पहले इस साइड पे लगे हुए थे, अब वो ग्रुप इस साइड पे लग जाते हैं, बस तरतीब उनकी चेंज होती है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है हवा में, स्पेस में एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, उनको एक्सचेंज करा दें, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें, तो उससे बनने वाले जो आइसोमर हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल से आपको समझाया, एग्जांपल भी दी है। स्टीरियो आइसोमर्स की 2 मेन किस्में हैं, ऑप्टिकल आइसोमर और सिस ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम आज के लेक्चर में खत्म करेंगे और ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस आइसोमर हम अगले लेसन, कल के लेसन में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? देखें, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट देयर एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती हैं, सिर्फ एक चीज जो है वो सेम नहीं होती, उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो राइट साइड पे रोटेट करता है और दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। उसके बाद देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी टू रोटेट पीपीएल इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक हो गया? यस। आगे देखें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है जिसे हम पीपीएल कह रहे हैं? देखो भाई, वो कहता है ऑर्डिनरी लाइट, जो आम रोशनी है सूरज की, वाइब्रेट इन मैनी प्लेन्स। आम लाइट जो है वो बहुत सारे प्लेन्स में वाइब्रेट करती है, बहुत सारे प्लेन्स। जैसे कि यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, इधर वाइब्रेट करेगी ऐसे, इधर वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे ऐसे, इधर वाइब्रेट कर सकती है, इधर वाइब्रेट कर सकती है। ये आम रोशनी है जो इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह वाइब्रेट करती है। तो आप पोलराइजर, ये पोलराइजर क्या है? पोलराइजर एक मशीन है, ये वाली। A polarizer convert it into light vibrating in one plane called plane polarized light। ये पोलराइजर ये क्या करता है? वो लाइट जो मुख्तलिफ प्लेन्स में
वाइब्रेट कर रही है उसे एक ही प्लेन में लेकर आता है कि एक ही प्लेन में लाइट रोटेट करे। अब ये देखो, ये पोलैरिमीटर है, तो ये लाइट को कहेगा कि तुम एक ही प्लेन में रोटेट करो। तो वो लाइट जो हर प्लेन में वाइब्रेट करने की बजाय एक प्लेन में ऊपर नीचे बस ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, उस लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक हो गया? यस सर। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये हो गई है। आगे अब हम क्या करेंगे कि इस जगह पे हम ले लेते हैं सैंपल। सैंपल से ये मुराद है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, हम चेक करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसका सैंपल हम इस जगह पे लेंगे और उसमें से हम गुजारेंगे क्या, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारेंगे, यानी पीपीएल उसमें से हम गुजारेंगे। अब अगर तो ये वाला सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ये रोटेट करेगा लाइट को। ठीक है, लाइट को कैसे रोटेट करेगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को देखें, ये लाइट आ रही है, ये लाइट है, ठीक है, ऐसे ही प्लेन पोलराइज्ड। ठीक है, तो ये इसको रोटेट करेगा, ये वाला सैंपल, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। ठीक है, तो ये देखें कैसे रोटेट करेगा, ये देखें ये यहाँ रोटेट कर देगा, ये रोटेशन हो गई, और ये यहाँ भी रोटेट कर सकता है, ये भी रोटेशन है। अब आप इन रोटेशंस को समझिए। ये रोटेशन देखें कैसे है, कैसे है, जैसे क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी की सुई चलती है, यानी यूं थी लाइट प्लेन पोलराइज्ड, यूं हो गई, ये रोटेट हो गया। ये राइट साइड पे रोटेट हुआ या फिर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो अगर जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो, देखे मैंने लिखा हुआ है क्लॉकवाइज या राइट साइड पे रोटेट हो तो उसके आइसोमर को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या पॉजिटिव आइसोमर। और अगर इसको देखो, ये वाली जो रोटेशन है ये लेफ्ट साइड पे है, हाथ के एतबार से दिस इज द लेफ्ट साइड, या ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेट किया इसने, यूं हो गई, तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट साइड रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड की रोटेशन हो तो कंपाउंड कहलाएगा, आइसोमर कहलाएगा लीवो रोटेटरी आइसोमर, जिसको हम नेगेटिव साइन से भी जाहिर करते हैं। आ पोलैरिमीटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिटेटिवली मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो मशीन पोलैरिमीटर आपको दिखाई गई है, ये बेसिकली इस्तेमाल होती है किसी भी सैंपल को जिसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये वाला कंपाउंड रोटेट कर देगा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो इट्स मीन कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अदरवाइज वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? उसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी बुक वाले ने लिखी है कि बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, वो कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा वही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ठीक हो गया? यस सर। तो सर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जो है ये इस तरफ आईना है, आईना शीशा, और इस तरफ ये मेरा हाथ है, तो मैं अपने हाथ को जब आईने में देखूंगा तो ये मेरा हाथ आईने में यूं नजर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अब आप ऐसा करें कि इसको ना ऐसे रखें इस हाथ को, और ये उसका मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर रख दें। अब देखें क्या हमारे थंब पे थंब है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारी लेडी फिंगर पे लेडी फिंगर है? बिल्कुल नहीं। तो दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो वो कंपाउंड जिसके मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय कायरल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल या एसिमेट्रिक होगा वही ये प्रॉपर्टी रखता होगा कि उसके मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। कायरलिटी, अब ये कायरलिटी क्या बला है? अ कंपाउंड इज कायरल इफ इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। वो कंपाउंड जिसका मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, आप कहेंगे उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, वो कायरल मॉलिक्यूल है या वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये वर्ड कायरल जो है ग्रीक वर्ड कायर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है हैंड,
और इसीलिए कायरलिटी को हैंडेडनेस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे ये जो दो हाथ हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? A carbon atom attached to 4 different atom or group is called chiral or asymmetric carbon। अगर एक कार्बन के गिर्द लगे हुए चारों ग्रुप मुख्तलिफ हैं तो हम कहेंगे वो कार्बन कायरल कार्बन है, और वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है, उसमें कायरलिटी है, उसका मिरर इमेज उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। इसके एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है। ये दरमियान में कार्बन, ठीक है, इस तरफ होगा COOH और इस तरफ होगा CH3, ऊपर होता है OH और इधर होता है H। इसको बोलते हैं क्या? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में ये जो सेंटर वाला कार्बन है ना, इसे कायरल कार्बन कहते हैं। इसके ऊपर स्टार लगा दें, ये कायरलिटी की पहचान है। क्यों आप कार्बन को कायरल कार्बन कह रहे हैं? क्योंकि इसके साथ लगे हुए चारों ग्रुप मुख्तलिफ हैं। COOH और ग्रुप है, OH और ग्रुप है, CH3 और ग्रुप है, H और ग्रुप है। तो दिस इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ये वाला। और इस पूरे मॉलिक्यूल को आप कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इसमें सिमेट्री नहीं है। ओके, तो इसी लैक्टिक एसिड को यहां पर बनाया है टेट्राहीड्रल शेप में। इस लैक्टिक एसिड का ये है मिरर इमेज, ठीक हो गया। अब इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे। इसको उठा के जब इसके ऊपर रखूंगा तो H जो है वो HOOC के ऊपर आ जाएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, और अगली बात सुनिएगा, ये वाला जो है, ये वाला, इसे कहते हैं नेगेटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है। और इसको बोलते हैं पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जनाबे वाला किसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पर रोटेट करता है। उसके बाद डेफिनेशन है इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इन्हें इनेंशियोमर्स भी कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, सही। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। और इनमें जो नेगेटिव वाला है ये डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी है, और ये जो पॉजिटिव वाला है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। उसके बाद एक और लफ्ज है रेसमिक मिक्सचर। क्या होता है रेसमिक मिक्सचर? जनाब मैं आपको बताता हूँ। रेसमिक मिक्सचर बेसिकली ऐसा होता है कि एक सैंपल है, उसके अंदर 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड हैं और 50% जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, तो उस मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ मिक्सचर कंटेनिंग 50% पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड 50% नेगेटिव लीवो रोटेटरी इनेंशियोमर्स इज कॉल्ड अ रेसमिक मिक्सचर। अगली बात, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन कैंसल ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये क्या क्या कहना चाहते हो तुम? देखो मैं समझाता हूं। हमारे पास ना 100 लैक्टिक एसिड है, 100 में से 50 लीवो रोटेटरी हैं, 50 डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। तो लीवो रोटेटरी PPL को लेफ्ट साइड पे रोटेट करने की कोशिश करेंगे और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है ना PPL को राइट साइड पे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो जो उनकी रोटेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के फर्क को वो कैंसिल कर देगी, यानी ना वो लेफ्ट साइड पे जाएगा ना वो राइट साइड पे जाएगा, इसीलिए वो इनएक्टिव हो जाएगा ऑप्टिकली। तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, इक्वल है, बराबर रोटेशन है और अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसल ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंपनसेशन। इस बात को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो सर आगे चले। ओके, मीजोमर्स क्या होते हैं? मीजोमर्स क्या होते हैं? ये लिखा हुआ है आपकी बुक में कि स्टीरियो आइसोमर हैं ये भी, कंटेनिंग एट लीस्ट 2 सिमिलर कायरल कार्बन, 2 एक जैसे कायरल कार्बन रखते हैं, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री भी रखते हैं, आर कॉल्ड मीजो आइसोमर्स। देखो एग्जांपल ये है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड टार्टारिक एसिड, जो खट्टी चीजों में होता है, टार्टरी में होता है, ठीक है। इसमें ना ये देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ देखना 4 अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 और ये पूरे का पूरा ये वाला 4, तो ये एक कायरल कार्बन है। मैं स्टार लगा देता हूँ। इस कार्बन को देखो, ये भी कायरल कार्बन है, नीचे COOH, इधर OH, इधर H, ऊपर फिर से ये, तो ये भी कायरल कार्बन है, मगर दोनों सिमिलर कायरल कार्बन है। कायरल दोनों सिमिलर कायरल कार्बन है। कैसे?
वो पता है आपको कि इस सी के साथ ओ एच एच और सी डबल ओ एच है, इस सी के साथ भी ओ एच एच और सी डबल ओ एच है, ठीक है। तो ये है टारटारिक एसिड, मैं लिख भी देता हूँ, टारटारिक एसिड, ठीक है। अच्छा सर, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हैं, इनएंशोमर भी हैं, जी बिल्कुल हैं सर। मगर अगली बात, इन्हें मीजोमर्स भी कहते हैं या मीजो आइसोमर भी कहते हैं। क्यों सर, उसकी वजह मैं बताता हूं। अब देखें ना, अगर मैं यहां से इसको काटूं, इसको या इसको भी काटूं, तो ये ऊपर एक अलग से आधा हिस्सा हो गया, नीचे अलग से आधा हिस्सा हो गया। ऊपर वाले को अपर हाफ कह दें, नीचे वाले को लोअर हाफ कह दें, सही है। जरा अपर हाफ और लोअर हाफ को देखें, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है? बिल्कुल हैं जी। ये देखो, ये वाला इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। तो जो चीज दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, यानी कि ऊपर भी एक जैसी चीज है, नीचे भी वैसी चीज है, तो इस हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। और जिसमें सिमेट्री आ जाए वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? रीजन लिखी हुई आपकी बुक वाले ने कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज टू हाव्स rotate PPL in opposite direction. This is called internal compensation. देखो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ऊपर वाला जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा, नीचे वाला जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। तो दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल करेंगे और ओवरऑल जो है ये रोटेट नहीं कर पाएगा ये वाला टारटारिक एसिड, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इस एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कंपनसेशन हुई है, तो इसलिए इसको इंटरनल कंपनसेशन कह रहे हैं। इधर जो था वो दो आइसोमर के दरमियान कंपनसेशन हुई थी, इसलिए उसे हम एक्सटर्नल कंपनसेशन कह रहे थे। मगर इधर तो एक ही आइसोमर है, उसके दो टुकड़े हुए हैं, तो इसलिए ये अंदरूना एक ही आइसोमर के अंदर कंपनसेशन हुई है, इंटरनल कंपनसेशन। समझ आ गई? यस होते हैं। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपसे पूछता है इनएंशोमर क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, उन्हें हम इनएंशोमर कहते हैं। और अगर वो आपसे पूछे डायास्टीरियोमर क्या होते हैं, तो आप कहना ऐसे स्टीरियो आइसोमर विच आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो हमारी बुक में लिखा हुआ नहीं, डायास्टीरियोमर। सुन रहे हो? हाँ। और उसके बाद अगर वो आपसे पूछता है मीजो आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे कि ये भी स्टीरियो आइसोमर हैं, इनमें कम से कम दो सिमिलर कायरल कार्बन होते हैं और इनमें सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है दरमियान से काटें तो इस तरफ जैसा हिस्सा जाए इस तरफ भी वैसा हिस्सा जाए। मतलब एक गोल प्लेट है हमारे पास ना, एक गोल प्लेट है, ठीक है, हम उसको सेंटर से काटें तो इस तरफ जो पार्ट गया इस तरफ भी वो वैसा ही पार्ट है, तो इसको कहेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो कभी भी जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। जैसे इसको देखें, अगर मैं इसको यहां से काटूं या यहां से काटूं या यहां से काटूं, क्या दो बराबर हिस्सों में ये डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, ये एसिमेट्रिक है। यहां पे मुझे एक बात याद आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखें, इस वाले कंपाउंड में भी जो है कायरल कार्बन है, इधर दो कायरल कार्बन है, मगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आपने तो कहा था जिनमें कायरल कार्बन होगा, जिनमें कायरलिटी होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जी मैंने बिल्कुल कहा था, मगर मैंने एक बात और भी लिखी थी। मैंने कहा था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी आपने देखना है, सिर्फ कायरल कार्बन को नहीं देखना। इसमें एक कायरल कार्बन है मगर सिमेट्री नहीं है, इसमें दो कायरल कार्बन है मगर सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से दो बराबर हिस्सों में जब ये टूट जाएगा तो एक हिस्सा जो है हाफ, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करना शुरू कर देगा और दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल रोटेशन जो है वो कैंसिल कर देगी एक दूसरे के इफेक्ट को, और जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ आ गई? यस। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ क्विक चेक हैं उन्हें देख लेते हैं। क्विक चेक 19.7 का पहला पार्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एज कायरल या ए कायरल। हाँ जी, कायरल या ए कायरल। पेंसिल कायरल है या ए कायरल है? पेंसिल को ना सेंटर से काटो ऐसे, वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तो वो ए कायरल है। इसी तरह बुक किताब है, इसे यहां से काटो, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये भी कायरल है, सॉरी ए कायरल है। कप को भी दरमियान से काटो तो वो भी एक कायरल है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। स्पून चम्मच,
उसको भी यूं सेंटर से यूं काटना है, यूं नहीं काटना है, ख्याल करना है, यूं 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 यूं। क्या कह रहे हो? देखो हाँ, स्पून है ना, स्पून, ये देखो ये चम्मच है, ठीक है, आपने इसको यहां से ऐसे काटना है सेंटर से, तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक कायरल है। जिसके अंदर सिमेट्री है वो एक कायरल है, जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है वो कायरल है। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी हम देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, वो मैं आपको कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड हैं। हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर देयर इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? पहले तो ना हम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O लगा दें, इधर H लगा दें, इधर आप लगा दें OH, इधर लगा दें H, कार्बन 3 पे पोजीशन चेंज, इधर H, इधर OH, फिर 4 पे फिर चेंज, इधर OH, फिर इधर H, अब नहीं चेंज होगी, इधर राइट साइड पे ही OH लगते रहेंगे। तो ये इधर H और इधर आएगा OH। ठीक है, तो अब बताना है कि इसमें से, बल्कि नहीं, इधर आएगा H, तो ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ठीक है, फिर हम बनाते हैं जरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इधर होता है कार्बन 2 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आता है OH, इधर आता है H, इधर आएगा H, फिर इधर आएगा तीसरे पे पोजीशन चेंज, इधर H, इधर OH, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, चौथे पे फिर पोजीशन चेंज हो गई OH, फिर इधर OH, फिर इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा H। चेक करना है कि इसमें कितने कायरल कार्बन है और इसमें कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो होता है जिसके गिर्द जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट। इसको देखो, इसके साथ 1 2 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नहीं है। इसको देखो, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और नीचे ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़, और इधर ये है और ऊपर ये है, तो ये एक कायरल कार्बन है। इसको देखो तो ये भी कायरल है। कैसे है मैं बताता हूँ। ऊपर वाला ये डिफरेंट एक, ये 2 डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट, ये नीचे वाला डिफरेंट, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये वाला कायरल नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन सिमिलर एटम है, तो 4 कायरल। ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन मौजूद हैं। ज़रा फ्रक्टोज में देखो, बताऊं आपको, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। बस 3 कायरल हैं। आप देख सकते हैं, जज भी कर सकते हैं। तो फ्रक्टोज में जो हैं वो 3 कायरल कार्बन मौजूद हैं। जी सर। अगला सवाल ये है कि कैलकुलेट द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बन सकते हैं? मतलब ग्लूकोज मैक्सिमम कितने ऑप्टिकल आइसोमर बना सकता है और फ्रक्टोज कितने बना सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसका भी हल हमारी किताब वाले ने हमें दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विल बी कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। आओ लगाते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? 4, यानी n किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे? 2 की पावर n। n का मतलब है 4। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 आइसोमर बनेंगे ग्लूकोज के, ऑप्टिकल आइसोमर। और अगर हम बात करते हैं इसकी फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज के लिए n = 3 है। ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे? 2 के ऊपर 3 लगा दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो इसके 8 बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक हो गया। आखिरी सवाल है कि इज देयर एनी मीजोफॉर्म इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज? क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मीजोफॉर्म है या नहीं? तो आप कहेंगे नो, देयर इज नो एनी मीजोफॉर्म इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सर क्या कहना चाह रहे हो? मीजोफॉर्म वो होती है जिसमें अगर आप सेंटर से काटें मॉलिक्यूल को तो वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, उसमें सिमेट्री हो, हम उसे मीजो कहते हैं, मीजो कंपाउंड। जैसे कि ये टार्टारिक एसिड मीजो कंपाउंड है, सेंटर से काटा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इसे कहते हैं मीजो कंपाउंड। अब ग्लूकोज को आप जहां से मर्जी काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह फ्रक्टोज भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मीजो फॉर्म या मीजो कंपाउंड या मीजो आइसोमर नहीं है। समझ आई? यस सर, बिल्कुल, हमें आपकी बात समझ आ गई है।
तो ये खुद लिखना आप आंसर जो मैंने बोला है। तो ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।